जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। आप लोगों के आग्रह पर, आप लोगों के कमेंट पर मैंने क्लास 12 हिंदी के लिए आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। खंड का से लेकर के खंड खा तक आपको कितना ज़्यादा शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने उठाए हैं। यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे पेपर्स हैं, जितनी बुक्स हैं, मैंने उन सारी चीज़ों का यूज करके एकदम सटीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे केवल उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का जो पहला प्रश्न होता है उसमें दो खंड होते हैं, का और ख। ठीक, तो पहले वाले खंड को आप लोग देखिएगा। माफ़ कीजिए, प्रश्न 1 है और प्रश्न 2 है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो प्रश्न का जो होता है मतलब पहला वाला प्रश्न, इसमें आपको 5 प्रश्न करने होते हैं जो कि आपके गद्यांश से होते हैं। प्रश्न 2 वाला जो होता है उसमें भी 5 प्रश्न करने होते हैं, वो आपके पद्यांश से होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ ट्राई करने हैं और नए नए क्वेश्चंस को लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखा है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम नारायण या श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, मुंशी इंशाअल्लाह खां। तीसरा आपका क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचनाकार हैं तो विट्ठलनाथ, अग्रदास, नाभादास, गोकुलनाथ। इसमें से आपका ऑप्शन तीसरा सही है, नाभादास। भारत दुर्दशा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका जो चौथा यहाँ पर बनता है, पांचवा प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। तो प्रश्न 2 जो होता है, इसमें जो पहला प्रश्न है का वाला, तार सप्तक के प्रकाशन करता है। देखिए यहाँ पर है पहला ऑप्शन विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपका सही आंसर है अज्ञेय जी। अज्ञेय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञेय। तो ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। ये जो आपका पहला प्रश्न था ये 5 नंबर का होता है टोटल। दूसरा वाला प्रश्न भी आपको 5 नंबर देता है, तो यहाँ से आपके 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। प्रश्न दूसरे में ही जो खा वाला खंड है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है? तो पहला जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला जी, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा अज्ञेय, ये आप सही कर देंगे। फिर उसके बाद गा वाला जो प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस पर टिक कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पर गा वाला प्रश्न तो हो गया कंप्लीट। घा वाला जो प्रश्न है इसको देखिएगा, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें ऑप्शन होगा सुमित्रानंदन पंत। फिर उसके बाद आपका जो इसमें लास्ट प्रश्न बनता है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं दिनकर, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, शिवमंगल सिंह सुमन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। दिनकर का मतलब है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, और अज्ञेय जी तो है वही सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञेय। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न खत्म होने के बाद जब तीसरा प्रश्न शुरू होता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी परीक्षा में जो तीसरा प्रश्न होगा वो गद्यांश से आधारित होगा। आपके पेपर में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे जिनमें से केवल एक का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक गद्यांश के लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। उसमें 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है पाठ के शीर्षक और इसके लेखक का नाम लिखिए। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न किसी बार पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, या फिर उसी गद्यांश से ही कोई दूसरा प्रश्न होता है। बाकी 3 प्रश्न जो होते हैं आपके गद्यांश पर ही पूरे आधारित होते हैं। उन गद्यांश को 2 से 3 बार आप पढ़ करके आराम से उनका आंसर दे सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख दिया है। इन 3 चैप्टर को आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद समय बचता है तो आप दूसरे पर जाइएगा। बाकी इन्हीं से आपका 100% काम कंप्लीट होने वाला है। तो पहला है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। ये 3 चैप्टर आपको 10 नंबर कंप्लीटली दिला देंगे। चलिए चौथे प्रश्न पर बात करते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके पेपर का जो चौथा प्रश्न होगा वो भी आपको 10 नंबर का देगा। ठीक, यहाँ पर भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न वही होता है, पाठ के शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखिए। ठीक, यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख दिए हैं। इन 3 चैप्टर्स को अगर आपने कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपका काम बन गया। आपको 10 नंबर कोई भी रोक नहीं सकता है। पहला है नौका विहार, दूसरा श्रद्धा मनु, तीसरा पवन दूतिका। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते ही हैं, तो किसी न किसी सेट में आप चाहे जो भी सेट दीजिएगा उसमें से आपका पहले और दूसरे पद्यांश में से कोई ना कोई एक फंस ही जाएगा। तो यहाँ से आप निश्चिंत रहिए, आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न जो है इसके 2 खंड होते हैं, का और खा। तो का वाले में क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो लेखक आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों से आपको लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखने को आएगा। आपके पेपर में जो 5वां प्रश्न होगा उसके 2 खंड होंगे और पहले में आपसे लेखक और दूसरे में आपसे कवि को पूछेगा। दोनों के लिए आपको 5-5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने नाम भी लिख दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन तीनों को अगर आप याद करते हैं तो आपका कोई सा भी सेट हो तो इन तीनों में से किसी न किसी एक का आना एकदम तय है। चलिए बात करते हैं इसके खा वाले भाग पर। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड नाम ही लिखे हैं। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो अगर यहाँ से आप इन तीनों का जीवन परिचय याद करके जाते हैं तो समझ लीजिए आपके 5 नंबर तो यहाँ से एकदम कंप्लीट होने वाले हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, चूँकि वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ तो कुछ यहाँ पर आपको डिस्टर्ब भी कर रहा होगा, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न क्या कहता है, इसमें आपको एक कहानी दी जाती है। आपके यहाँ पर जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बहादुर और पंचलाइट है, कर्मनासा की हार भी है, लेकिन आप इन दोनों को सबसे पहले कंप्लीट करिएगा, बहादुर और पंचलाइट। इसी से आपका काम बन जाएगा और ये 5 नंबर में मात्र पूछा जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में ये कहानियाँ आपको दिखाई देंगी, आपकी बुक में भी हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो इसमें पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण करना होता है, या फिर किसी कहानी का सारांश लिखना होगा, या विशेषता बतानी होगी, या फिर उद्देश्य पर प्रकाश डालने को कहेगा। तो इस तरीके से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। 80 शब्दों में इसको लिखना होता है, बहुत आपको कष्ट नहीं होगा। चलिए 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न जो होता है वो स्वपठित खंड काव्य पर आधारित होता है। इसमें भी चरित्र चित्रण या फिर कथा वस्तु लिखनी रहती है। ये आपके ज़िले वाइज होता है, तो आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य निर्धारित किया गया हो आपने अध्यापक से पूछ करके उसे आप कंफर्म कर लीजिए और उसी को पढ़िएगा। तो यहाँ से आपको 5 नंबर भी कंफर्म हो जाएंगे। तो अब हम लोगों का खंड खा यहाँ से शुरू होने वाला है। खंड खा आते आते हम लोग पहुँच चुके हैं प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 का जो खंड का, इसमें देखिए 2 खंड होते हैं, का और खा। तो का वाले पर बात करते हैं। पहला वाला जो है इसमें सबसे पहले प्रश्न क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, तो आपके पास गद्यांश है, उसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। पहले तो आप ससंदर्भ, जब इसमें संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए, टोटल 7 नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ से आपको इसमें से केवल 3 चैप्टर्स को कवर कर लेना है। सबसे पहला चैप्टर आपका है संस्कृत भाषा या महत्वम, दूसरा है महामना मालवीय, तीसरा है जातक कथा। अगर इन 3 चैप्टर को ही आप कंप्लीट करके जाते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो भी यहाँ से गद्यांश बनेगा संस्कृत का, वहाँ आप उसका उदाहरण
अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। विश्वास करिए और इसी को पढ़ के जाइएगा, आराम से आप कर पाएंगे। इसी में इसका जो खा वाला खंड है, इसी को साथ में देखिए, इसमें भी शास्त्र संदर्भ हिंदी अनुवाद करना होता है। 2+5 का फॉर्म बनता है, 7 नंबर इसमें भी आपको मिलेंगे। सुभाषित रत्नानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले कवर करना है इसको जरूर से ज़रूर इसमें पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नृपति दिलीपा है, दूत वाक्यम है। इन तीनों चैप्टर को कवर करेंगे तो आसानी से 7 नंबर आपको मिल जाएगा। वैसे सुभाषित रत्नानी भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। तो जो हमारा 9वां प्रश्न है, चलिए उसकी तरफ बात करते हैं। 9वां प्रश्न हमारे पास मुहावरे एवं लोकोक्तियों का होता है। इसमें अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है और यहाँ भी आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप अर्थ लिखते हैं तो 1 नंबर मिलता है और वाक्य प्रयोग करते हैं तो 1 नंबर, टोटल 2 नंबर। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे दिए हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी आपकी बुक्स में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, आप वहाँ से सॉल्व करिएगा, आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें का वाला जो है भीगी बिल्ली बनना, मतलब कि डरपोक आदमी। दूसरा है हाथ पीले करना। तीसरा है दूध का दूध पानी का पानी कर देना, मतलब कि एकदम से न्यायोचित बात करना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब कि एकदम काम के विपरीत नाम होना। अगर बात करें आपके पेपर के 10वें प्रश्न की तो इसमें 2 खंड होंगे, का और खा। इसमें संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन जो है 2 नंबर, टोटल 5 नंबर में पूछा जाना रहता है। तो इसको आगे पीछे करके किसी भी फॉर्म में पूछ लेते हैं। ये एमसीक्यू के फॉर्म में होता है, मतलब बहुविकल्पीय, किसी भी को आप टिक करके सही आंसर लगा सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि इस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, इसको आपको रोक करके रखना है। एकदम परीक्षा के निकट आ जाए तब आपको इसको सॉल्व करना है और आसानी से आप इसमें अच्छे नंबर बना लेंगे। तो इसको आपको रोक करके रखना, मेरा कहना मान लीजिएगा। आगे 11वां प्रश्न जो है, इसके सारे खंड बहुत ही आसान है। 4 खंड हैं, 4 के चारों आपको 8 नंबर देने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पहले पढ़ लीजिएगा। शब्द युग्म जो होता है, शब्द युग्म जो है, जैसे आपसे पूछा जाए कि द्रव और द्रव्य, इसका क्या मतलब होता है, तो द्रव का मतलब तो तरल होता है, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। तो जो शब्द युग्म होते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं। एक शब्द के 2 अर्थ लिखना, तो एक शब्द आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कुल, कुल का मतलब होता है योग, जोड़ करके बता दीजिए, और कुल का मतलब होता है वंश। यहाँ से आपके 2 शब्द हो गए, ठीक, यहाँ से 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांश मतलब सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक छोटा सा आप भाग बताइए, तो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक, ये इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। वाक्य शुद्धि, तो कुछ आपको इसमें हिंदी में ही वाक्य दिए रहेंगे, उसमें कुछ विकृति रहेगी, उसको दूर करके उसको शुद्ध करना रहता है, जिसे वाक्य शुद्धि कहते हैं। जैसे कानपुर एक औद्योगिक नगर है, इसमें ओ है ना, ओ को औ कर दीजिए, औद्योगिक नगर है, तो आपका काम बन जाएगा यहाँ से। एक और, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत ही आसान सा है। चलिए प्रश्न 12 पर बात करते हैं। इसमें पहला खंड जो है, किसी एक रस का स्थायी भाव बताते हुए उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 रस लिख दिए, इसमें से आपको 4 तो कंफर्म याद होने चाहिए। आपके एग्जाम में केवल 1 पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 आपको करना होगा। तो शुरू के 4 भी याद करके जाएंगे तो आपका काम एकदम आराम से हो जाएगा। उदाहरण सहित जो व्याख्या इसमें दिया है वो मैंने चैनल पर पहले से वीडियो बना कर रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, इसका हास्य होता है, इसका शोक होता है, इसका उत्साह होता है, और शांत रस का निर्वेद होता है। और उदाहरण भी सारे आराम से हो जाएंगे आपके। फिर बात कर लेते हैं इसके खा वाले भाग पर। किसी एक, और यहाँ पर आपको अंक जो है वो 2 ही मिलेंगे। किसी एक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। लक्षण का मतलब होता है परिभाषा, कैसे उसको पहचाना जाए। तो यहाँ से शुरू के 4 आपको यहाँ से भी वही याद करने हैं, अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। इसमें से शुरू के 4 भी आप याद करके जाएंगे और उसके साथ एक उदाहरण लिखाएंगे तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर इसके गा वाले खंड पर बात करते हैं। किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए रस, छंद, अलंकार, व्याकरण का जो भाग है 6 अंक आपको देता है, ये भी आपको 2 नंबर दे देगा आराम से। शुरू के 4 इसमें भी मैं आपको कहूँगा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे।
चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न पर। आपको एक शिकायत निवारण पत्र लिखना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो मान लीजिए आपके स्कूल का कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना होता है। आपके नगर मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है जिसके कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो भी नगर पालिका संस्थान होता है उससे आप अनुरोध करेंगे कि वहाँ पर मच्छर को भगाने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जाए। यहाँ पर एक पत्र लिख सकते हैं। या फिर अपने यहाँ के पुलिस अधीक्षक को अपने मोहल्ले की, मान लीजिए वहाँ पर चोरी हो रही है, कुछ अराजक तत्व बदमाशी कर रहे हैं, तो उनको भी पत्र लिखने के लिए कह सकता है। पत्र लिखने में बस आपको प्रारूप का ध्यान देना होता है, मतलब पत्र को शुरुआत कैसे करते हैं, पत्र का अंत कैसे करें, और बीच का मटेरियल उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आप आराम से जो भी आपको समझ में आता है वो लिख सकते हैं, बस शुरुआत सही करनी चाहिए। और यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि लाइन, जैसे ये आपकी कॉपी है तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद लाइनें चेंज करनी है, फिर यहाँ पर लास्ट में दिनांक, फिर उसके बाद अपना नाम, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी होती हैं। तो यहाँ से आपका जो ये शिकायत निवारण पत्र होता है ये आपको 6 नंबर देगा। ठीक ना, यहाँ से 6 नंबर का कामयाब हो जाएगा। तो लास्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है निबंध। ये आपको टोटल 2 + 7 यानी कि 9 नंबर देता है। यहाँ देखिए 9 नंबर देता है आपको ये। निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक टॉपिक पर अपनी भाषा शैली, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके या किताबी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि निबंध में टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम 5 से 6 टॉपिक कम से कम आपको इंक्लूड करने हैं। प्रस्तावना से शुरू करना है, उपसंहार पर ख़त्म करना है, उसमें कारण और समाधान भी देना होता है बीच में, और मुख्य समस्या क्या है ये बतानी होती है। तो देखिए आपका जो इसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड और आपके जो करंट में टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला है भारत में कृषि क्रांति, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं परिणाम। तीसरा है इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। चौथा है भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। पांचवा है मानव जीवन में वनों की उपयोगिता। छठवां है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। यहाँ पर सातवां है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान। इसमें से केवल एक आपको करना रहेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से पढ़ करके जाते हैं तो एक ना एक आपके सेट में फंस जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी की तैयारी इसी तरीके से इस चैनल पर जारी रहने वाली है।